हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी एडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल आर बी एडी पॉइंट के माध्यम से हम एजुकेशनल फैक्ट्स देते रहते हैं। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से जी एडवांस में पूछे गए कुछ फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर से 45 अंश के कोण पर 5√2 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वह दो बराबर भागों में टूट जाता है। पहला पिंड ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर 0.5 सेकेंड में गिरता है, तो दूसरे पिंड के लिए परास, रेंज तथा क्षैतिज तक आने में लगा समय बताइए। यहाँ पर एक पिंड है जो ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है और जब वो मैक्सिमम हाइट पर होता है तो वहीं पर ये दो बराबर भागों में टूट जाता है। पहला पिंड जो होता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 0.5 सेकेंड में गिर जाता है और दूसरा पिंड आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसी स्थिति में दूसरे पिंड का जो परास है वो क्या होगा और दूसरा पिंड जब धरातल पर आएगा, क्षैतिज अवस्था में आएगा, उस स्थिति में कितना समय लेगा, यही दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर उससे संबंधित हमने फिगर बनाया है। वस्तुतः ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। तो पिंड ये ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और ये वेग यहाँ पर u = है 5√2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आने के बाद ये पिंड दो टुकड़े में टूटता है। एक इधर की ओर चलता है और दूसरा नीचे की ओर जाता है। पहले पिंड का वेग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 0 होता है और आगे वाले पिंड कुछ वेग से जा करके यहाँ पर गिरता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है जो कि दूसरे पिंड का परास होगा। दूसरी बात, दूसरा पिंड यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लेता है उसको ज्ञात करना है। तो पहले हम, अगर ये पिंड दो भागों में टूटा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में इसका यहाँ से यहाँ तक का परास क्या होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हैं रेंज, परास जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है u² sin 2θ/g। और चूंकि ये थीटा हॉरिजॉन्टल से होता है तो वर्टिकल से अगर 45 है और ये पूरा डिग्री 90 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 होगा। तो ये हमारा थीटा का मान हो गया इस फार्मूले में। और थीटा 45 है तो 2θ 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, रेंज u² sin 90 2θ की जगह /g। और आपके सवाल में g का मान 10 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर sin 90 का मान 1/10, ये हो गया हमारा 5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, जब ये पिंड टूटा नहीं है तो ऐसी स्थिति में यहाँ तक 5 मीटर हो जाता है। तो 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट के इधर का रेंज जो होता है वो आधा होता है, तो 2.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब आगे बात आती है कि यहाँ पर पहले पिंड का वेग तो 0 हो जा रहा है, लेकिन दूसरे पिंड का वेग क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये पिंड गति कर रहा है और यहाँ पर कोई अलग से बल नहीं लग रहा है। तो जब किसी पिंड पर अलग से बल नहीं लगता है और पिंड दो से अधिक या दो भागों में विभाजित होता है तो वहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जब पार्टिकल टूटा नहीं हुआ तो उसका मास m होगा और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेग होता है, तो m × u cos θ। और जब टूट गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आधा हो गया m/2 इंटू पहले का वेग 0 है, नीचे की तरफ 0 वेग से आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका 0 है, और दूसरे का वेग m/2 इंटू u डैश मान लेते हैं। ये टूटने से पहले का संवेग
और ये टूटने के बाद का संवेग। ऐसी स्थिति में दूसरे पिंड का जो वेग u डैश होगा वो होगा ट्वाइस u cos थीटा। ये हो गया। अब आप बताइएगा, पहले वेग जब पूरा पिंड था तो उसका वेग u cos थीटा था, पूरे पिंड का वेग u cos थीटा था। ऐसी स्थिति में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से इतना दूरी तय किया 2.5, जब वेग u cos थीटा था। अब पिंड टूट चुका है तो दूसरे पिंड का वेग 2 गुना हो गया, 2u cos थीटा हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरा पिंड जब यहाँ जाके गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर 2.5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो दूसरा पिंड यहाँ से यहाँ तक के परास में रहेगा, जिसका मान होगा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और प्लस ये 2.5 मीटर, 2.5 इक्वल टू क्या हो गया, 7.5 मीटर। ये आंसर हो गया पहला। दूसरा आंसर, ये टूटने के बाद जो दूसरा पिंड बन रहा है वो कितने समय में नीचे आ जाएगा। तो अगर नहीं टूटा होता तो यहाँ पर पिंड का वर्टिकल वेलोसिटी 0 था, u इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगा। टूटने के बाद भी हॉरिजॉन्टल वेग तो बढ़ गया, 2u cos थीटा हो गया, लेकिन वर्टिकल वेग को अगर निकाले तो फिर वहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, m इंटू यू साइन थीटा। बिना टूटे जब था तब संवेग था, मोमेंटम था, और टूटने के बाद पहले का वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और दूसरे का वर्टिकल वेलोसिटी हमको निकालना है। तो इस पॉइंट पर थीटा का मान 0 होगा, तो ये u साइन 0 का मान 0 हो गया। तो m इंटू 0 इक्वल टू m बाई 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 रहेगा, और क्या हो जाएगा m बाई 2 इंटू प्लस m बाई 2 इंटू वाट। तो यहाँ पर वाट का मान क्या आएगा, सब 0 हो गया, यानी वर्टिकल वेलोसिटी इस पिंड की भी 0 है। यदि टूटने के बाद पहले पिंड की वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो समय कितना लग रहा है, 10.5 सेकंड लग रहा है। और टूटने के बाद दूसरे पिंड की भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो ऐसी स्थिति में इसको भी क्षैतिज तक आने में 10.5 सेकंड लगेगा। तो समय क्या हो गया, समय 0.5 सेकंड लगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला रेंज के लिए लगा। दूसरा सवाल आइए देखते हैं, दिए गए पीवी वक्र में किस भाग में निकाय या सिस्टम द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाती है। तो आपको एक सिस्टम, एक निकाय का पीवी वक्र दिया गया है कुछ इस तरह से। इधर वॉल्यूम को दिखाया जा रहा, इधर प्रेशर को दिखाया जा रहा, और ये इस तरह का वक्र है, पीवी वक्र है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इससे पूछा जा रहा है कि इस पीवी वक्र में कौन सा भाग ऊर्जा को अवशोषित करने को दिखाता है। तो ऊर्जा अगर अवशोषित होती है किसी निकाय द्वारा तो उसके टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक तो ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर को हम क्या करें, कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और तीसरा, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इस डायग्राम में यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ऐसी स्थिति में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और दूसरी स्थिति, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो एनर्जी देने पर, जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर पहले भाग को देखें तो यहाँ पर P क्या है, कांस्टेंट है। P जितना इस पॉइंट पर है उतना ही इस पॉइंट पर है। अगर ऊपर जाते हैं तो P का मान बढ़ता है। तो इस यहाँ से फर्स्ट पार्ट में हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, यानी भी वॉल्यूम के हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो गया, P कांस्टेंट हो गया, P कांस्टेंट हो गया। और भी क्या हो गया, यहाँ पर
V1 था और यहाँ पर बढ़ के क्या हो गया, V2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में P के कांस्टेंट रहने पर V क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो इस भाग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इस भाग को देखिए तो यहाँ पर P कुछ है और यहाँ पर P कुछ है, P1 P2, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आ रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम को कांस्टेंट होने पर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन हम यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, और जब प्रेशर कम हो रहा है तो एनर्जी सिस्टम क्या देगा, वापस करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये नहीं हो सकता है। तीसरी स्थिति में यहाँ पर P कांस्टेंट है, P2 के बराबर है, जितना P यहाँ है उतना ही P यहाँ है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चलने पर V2 से क्या हो जा रहा है, V1 हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम कम हो रहा है, जबकि P कांस्टेंट होने पर वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, तब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये भी पार्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन को नहीं दिखाएगा, एनर्जी अवशोषण को नहीं दिखाएगा। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर V1 वॉल्यूम है और इस पॉइंट पर भी V1 वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, P2 से P1 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। और जब प्रेशर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो इस पार्ट में भी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो पार्ट 1 एंड 4 में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तल तथा अवतल लेंस जिनकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उत्तल लेंस के सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसके लिए लेंस के निकाय की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो एक लेंस है उत्तल लेंस और दूसरा लेंस है अवतल लेंस, दोनों एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ये भी दूरी क्या है, 10 सेमी है। तो U इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर माइनस के साथ, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। और दोनों लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। तो आप वक्रता त्रिज्या के रूप में F को लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, F इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये लिखते हैं। और यहाँ से इसको हल करते हैं तो आता है 1/F इक्वल टू 1.5 माइनस 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, और 1/20 माइनस 1/-20, इस तरह से। एक ठो वक्रता त्रिज्या प्लस में रहेगा, एक ठो माइनस में रहेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आएगा F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है जिसमें उत्तल लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और दोनों लेंसों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा बने हुए इमेज को देखेंगे कि इमेज कौन सा बन रहा है, और वहीं जो इमेज होगा वो अवतल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका इमेज उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ बनेगा उसको हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। और उत्तल लेंस के लिए जब का मान पॉजिटिव होता है तो 1/20 इक्वल टू 1/V माइनस 1/-10, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ से 1/V इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10, तो V इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर ये इमेज बन गया, और ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो 20 ये और 10 ये, कितना हो गया, 30 हो गया। तो U उत्तल के लिए क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और अवतल के लिए हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता M1 इक्वल टू निकालें तो लिखेंगे F/F प्लस U। F का मान है 20 और फिर F का मान यहाँ पर हो गया 20 और U का मान है -10, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो गया M1। और M2 अगर निकालें तो M2 इक्वल टू हो जाएगा अवतल लेंस के लिए
एफ का मान 20 यहाँ पर भी है लेकिन माइनस के साथ है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकल दूरी माइनस पे होती है, और अपान -20 और u इसके लिए माइनस में होगा 30, तो क्या हो गया -20 अपान -50, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो m2 हो गया 0.4 और m1 हो गया 2। तो कैपिटल M यहाँ से हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू 2 × 0.4, क्या हो गया 0.8। तो ये हो गया 0.8। अगला सवाल हमारा है वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 0.1 सेंटीमीटर है तथा उसके 9 खाने का मान वर्नियर पैमाने के 10 खाने के मान के बराबर है। पहला चित्र 0 ईयर से संबंधित है तथा दूसरा चित्र गोले के व्यास मापन से संबंधित है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान है वो है 0.1 सेंटीमीटर और मुख्य पैमाने का 9 खाना जो है वर्नियर पैमाने के 10 खाने के बराबर है। अगर ये अंतर एक खाने का है तो सीधे लिखेंगे कि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या, तो ये हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर और बटा क्या हो जाता है 10, ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया लिस्ट काउंट अल्पतमांक। अल्पतमांक निकल गया। अब 0 ईयर के केस में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो वर्नियर पैमाने का 0 है वो मुख्य पैमाने के 0 के बाएं तरफ है। ये 0 है मुख्य पैमाने का और ये 0 है वर्नियर पैमाने का। तो ऐसी स्थिति में जो 0 ईरर होगा वो 0 ईरर जो होगा वो निगेटिव होगा, एक चीज़ जान के। और दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छठवां खाना है जो होता है मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में, तो ऐसी स्थिति में ये जो छठवां खाना है उसको 10 खाने में से माइनस करते हैं और अल्पतमांक से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 0 ईरर। 4 × 0.01 ये हो गया 0.04, ये 0 ईरर हो गया निगेटिव के साथ। अब आप जो गोले का व्यास मापने संबंधी फिगर है उसमें आप देख रहे हैं मुख्य पैमाने की रीडिंग जो 3.1 है, तो 3.1 प्लस वर्नियर पैमाने की रीडिंग निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि पहला खाना ही मुख्य पैमाने के सीध में है, पहला खाना है और उसमें लिस्ट काउंट का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं 0.01 से। ये हो गया। ये पूरा जो रीडिंग आप देख रहे हैं वो है, उसमें हम क्या करते हैं 0 ईरर को चिन्ह सहित माइनस कर देते हैं। तो 0 ईरर कितना है 0.04, ये चिन्ह के साथ। ये हो गया हमारा 3.11 और प्लस 0.04, ये हो जाता है 3.15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, मुख्य पैमाने के एक खाने के मान में वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाता है लिस्ट काउंट। 0 ईरर निकालने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, तो उसमें हमने देखा कि बाईं तरफ है, इसका मतलब कि 0 ईरर निगेटिव है। और उसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के सीध में है, जो छठवां खाना सीध में, और छठवें खाने को 10 में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं और उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 0 ईरर। आगे गोले के मापन संबंधी फिगर जो है उसमें हम देखते हैं मुख्य पैमाने का जो रीडिंग है और पहला खाना जो है वो किसी मुख्य पैमाने के सीध में है, तो 1 में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक हो गया और ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया, और इसमें हम चिन्ह सहित ईरर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा आंसर बन के आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 चार्ज है, एक -q है, दूसरा q/√3 है, और -q जो रखा हुआ है वो 0 पॉइंट पर रखा हुआ है, 0 पॉइंट पर, और q/√3 जो रखा हुआ है वो 0 पर रखा हुआ है। और कहा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के कारण एक इक्विपोटेंशियल सर्किल बन रहा है, एक समविभव वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? समविभव वृत्त बन रहा है, और उसकी हमको त्रिज्या निकालनी है। रेडियस क्या होगा वो दिया हुआ है r के रूप में, तो r निकालना है। और जो सेंटर है
जो सेंटर है वो दिया हुआ है B0, तो उसमें B का वैल्यू हमको निकालना है। तो एक चीज़ तो मालूम हो गया कि इन दोनों आवेशों का इक्विपोटेंशियल सर्किल बन रहा है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई एक जनरल पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 है। सवाल में बताया गया है कि इन दोनों आवेशों के कारण एक समविभव वृत्त प्राप्त हो रहा है और इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो ऐसी स्थिति में कोई पॉइंट एक्स वाई लेते हैं, इस पर हम पोटेंशियल 0 करते हैं। एक्स वाई में अगर कोई रिलेशन आएगा तो वो रिलेशन वृत्त के रूप में आएगा। उसी वृत्त का रेडियस हम देखेंगे और क्या देखेंगे, सेंटर देखेंगे। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल V इक्वल टू 0 है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण पोटेंशियल निकालना है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देना हमको। तो यहाँ से दूरी हमको निकालनी पड़ेगी और यहाँ से दूरी हमको निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये जो हाइट होगी ये y के बराबर होगी क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये दूरी जो होगी वो x के बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स और ये दूरी होगी x। आपके सवाल में दिया हुआ है कि q√3 जो है वो 2 0 पर है। तो ये दूरी हमको 2 माइनस एक्स मिली और ये दूरी y है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे, q/√3 से पॉइंट एक्स वाई की दूरी क्या निकलेगी, √2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, q√3 के कारण v1 लिखिए, क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट रख देते हैं, q√3 चार्ज है और बटा क्या हो जाता है अंडर रूट में r, क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। इसी प्रकार इस चार्ज माइनस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल, तो इसकी लंबाई जो होगी वो हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ माइनस क्यू के कारण V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू के अपनी जगह माइनस क्यू अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे V1 और V2 को, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 करना है हमको। क्या लिखेंगे, सिंस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो इक्वी पोटेंशियल सर्किल प्राप्त हो रहा है उसके हर बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 आप के क्यू को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 1 अपान अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया इक्वल टू 0। तो ये सब चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो आएगा आपका 1 बाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 और ट्वाइस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हल करिए, क्या हो जाएगा, थ्राइस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हल करेंगे आप तो आ जाएगा 12 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3y स्क्वायर और इधर से आएगा माइनस करके तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0 और 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों तरफ 3 जोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 3, या यहाँ से हो जाता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। और ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसमें होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर। आर जो होता है वो रेडियस होता है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या है, आर स्क्वायर की जगह है 3, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और ए की जगह यहाँ पर ए और बी जो होते हैं वो सेंटर होते हैं, तो ए की जगह हो गया 3 और बी की जगह हो गया 0। तो जो आपका सेंटर दिया हुआ है वो होगा 3 0, जबकि आपके सवाल में दिया हुआ है B0। तो यहाँ से सेंटर का क्या हो जाएगा 3 0, यानी B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चन है जो आपके जी एडवांस से पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।